इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बेसिक्स ओवरव्यू के बाद आज हम बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी हम बिल्कुल सिंपल वे में डिस्कस करेंगे, एक लेमैन को के साथ जैसे हम बात करते हैं। अभी हम आपको कोई अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नहीं मान रहे हैं, और उसके बाद जो है जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर हम टेक्निकल लैंग्वेज में भी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए, अब आप यहाँ पे क्योंकि जो अभी तक हमने आपसे डिस्कशन करी थी कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता गया है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस है वो क्या चीज है, जिसमें कि बिना डिसोल्यूशन किए हुए कंपनी जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है उसको हमने वापिस जो है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना है। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन आप नहीं करेंगे, आप हैरान हो रहे होंगे। तो देखिए, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आप ये हैं, तो क्वेश्चन राइज होता है, विल यू डू द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? क्या आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे? आपका आंसर होगा नो। फिर अगर आप नहीं करेंगे तो आपका क्या रोल होगा? बस इसी के ऊपर हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको लगेगा कि अच्छा मेरा क्या रोल है। आपको याद होगा कि हमने ये बात करी थी कि आप कहाँ चले गए थे। अब तो एज ए अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जब कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी तो लॉस मेकिंग कंपनी किसके पास चले गए थे? कंसल्टेंट के पास चले गए थे। ठीक है जी, पहचान लिए होंगे आप कंसल्टेंट साहब। या आप अपने कॉमर्स ग्रेजुएट के पास चले गए, किसी के पास चले गए, सीए के पास चले गए, कोई भी चले गए जिसको पूरा नॉलेज है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि विल रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी, कंसल्टेंट विल रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी? द आंसर इज यस। हाँ, वो एक, क्योंकि आप उसके पास एडवाइस लेने गए हैं और एडवाइस लेकर के वो करेगा। तो will make loss making company a profit make company by removing different diseases deficiencies without dissolution। ये कंसल्टेंट साहब ने आपको ये कहा था कि देखिए आपको क्योंकि आप तो चले गए थे कि जी कंपनी को डिसॉल्व कर दो, लेकिन इन्होंने कहा था कि उन्होंने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में देखा कि बहुत सारा विंडो ड्रेसिंग किया हुआ था। उसमें हमने आपको बताया था कि आइडिया जो था बहुत अच्छा था, रिसोर्सेज और स्किल की कमी थी, थॉट बहुत अच्छा था, इसलिए कंपनी जो थी वो बेटर रन कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को रिवाइव करेंगे। तो रिवाइव करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको डिसॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसकी हम बीमारियां ढूंढेंगे, इसमें जो कमियां हैं उनको रिमूव करेंगे, और रिमूव करके जो ये आपकी जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जो कंटिन्यूअस लॉसेस दे रही है, उसको हम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाएंगे। तो अब ये कंसल्टेंट साहब कैसे ये काम करेंगे? इसके लिए वो क्या करेंगे कि जो हमने आपको एक सिंपल वे में कहा था पिछले लेक्चर में, बस वही बातें ये रिपीट करेंगे। वो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, कंसल्टेंट साहब ये है PQR लिमिटेड, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको एक वापिस जो है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना था। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए सबसे पहले कंसल्टेंट साहब कंपनी से के साथ कंसल्ट करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, बहुत सारी बातें जो है वो नेगोशिएट करेंगे, और तब जाकर के इस कंपनी को रिवाइव करेंगे। क्योंकि डिसॉल्व करके किसी भी पार्टी को नुकसान होता है, फायदा कोई नहीं होता। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि जो एसेट्स, आपको याद होगा हमने आपसे जब बैलेंस शीट दिखाई थी आपको उस टाइम की जो बैलेंस शीट, ये देखिए, ये जो बैलेंस शीट आपको दिखाई थी उस दिन हमने, तो मशीन, फिर देखिए ये गुडविल, भाई एक पैसा नहीं कमाया आपने, और गुडविल देखिए लॉसेस हो रहे थे, डिस्काउंट थे, एक्चुअल में इनकी वैल्यूज ये थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मशीन्स हैं, और आपको हमने स्टोरी सुनाई थी कि लॉसेस कैसे हुए, पैसा खूब था, मशीनरी जो 7 में मिल रही थी 8 में ली गई, मतलब बहुत सारे जो स्किल है उसका मिस यूज किया गया। उसी तरह से लोन देखो 16% पे उठा लिया, 18% पे डिवेंचर उठा लिए, और ये सारे जो अकाउंट्स हमने देखे जब कंसल्टेंट साहब ने, तो ये देखा कि ये तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है। ये दिखाने के लिए 35 करोड़ दिखा दिए हैं कि लोग इससे इंप्रेस हो जाएं, इफेक्टिव हो जाएं कि बैलेंस शीट में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तो इसके लिए अब वो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जितने भी एसेट्स हैं उनकी फेयर वैल्यूएशन करेंगे।
जब एक बार फेयर वैल्यूएशन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब फेयर वैल्यूएशन होगी तो देखिए जैसे मान लो यहां पे मैं लेता हूं तो ये एसेट्स जो पहले 35 लाख की तो एक्चुअल में कितने की है 23 लाख की। अगर 23 लाख की है तो ये लाइबिलिटीज भी तो 23 लाख तक पहुंचनी चाहिए। अब 23 लाख तक की लाइबिलिटीज कैसे पहुंचेंगी? तो उसके लिए उसको उनको नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। किसके साथ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी? इन लोगों के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी कि भाई या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, कुछ अमाउंट कम करो, डिवेंचर्स वालों के पास जाना पड़ेगा। देखो आपने तो पापी हैं, आपने तो लूट लिया कंपनी को। कहां आपको जो है वो रिलायंस वाला 8% 9% पे ब्याज पे दे रहा था और आपने जो है वो लोगों को 16%। तो बैंक वालों को आप बोलेंगे कि पापी हो, आपने तो इस कंपनी को लूट लिया, ये तो बेचारा कमाई कर रहा था लेकिन आपने 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया। उस तरह से डिवेंचर होल्डर्स ने भी आपके डिवेंचर खरीदे क्योंकि वहां ऑप्शन भी थी, फिर भी आपने 18%। तो मतलब कंपनी के इन्होंने खून चूस लिया एक तरह से। तो इन क्रेडिटर्स हैं जैसे, इनके साथ भी हमें क्या करनी पड़ेगी? नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। तो ये काम कौन करेगा? आप नहीं करेंगे, वो कौन करेगा जी? कंसल्टेंट करेगा। इस तरह से कंसल्टेंट विल डू द नेगोशिएशंस विद क्रेडिटर्स। उसके बाद ये नेगोशिएशंस टू इफेक्ट इकोनॉमी, जैसे आपको मैंने बैंक लोन की बात करी, डिवेंचर की बात करी। एग्रीमेंट्स अंडर द स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन, जितने भी वो एग्रीमेंट्स होंगे वो सारे कंसल्टेंट किसके साथ करेगा? कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो जो नेगोशिएशन करनी होगी वो करेगा। अब कंसल्टेंट ने ये नेगोशिएशंस कर दी और उसको इन राइटिंग फॉर्म में लिख दिया और एक स्कीम बना दी। ये देखिए ये सारी स्कीम बनाई। क्या बनाई? दिस स्कीम विल बी रेडली अवेलेबल। और ये जो स्कीम है आपको नहीं बनानी है, ये अब क्वेश्चन में क्या होगी? रेडली अवेलेबल होगी। क्वेश्चन आपको सारी बातें बताएगा कि इनके बीच में क्या क्या नेगोशिएशंस हुई हैं। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। और वो जो स्कीम होगी क्वेश्चन में, आपको सिर्फ क्या करना है उसका, अब आपका रोल यहां पे स्टार्ट हो गया क्योंकि अब आप अकाउंटिंग सीख रहे हो यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आपको पता है कि अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज क्या कैसे पास करते हैं सर? क्या बात करते हैं आप? हम +1 से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और +1 से जब से हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तब सबसे हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करने आती हैं। बस अगर ये चीज आ गई तो जो ये स्कीम है ना आपकी, जो कि कंसल्टेंट ने कंपनीज के स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके एक जो ये स्कीम बनाई है, वो स्कीम आपको कहाँ अवेलेबल होगी? वो एक क्वेश्चन फॉर्म में अवेलेबल होगी। अगर वो क्वेश्चन फॉर्म में अवेलेबल है, सॉरी जो भी इसने इसके साथ नेगोशिएशन वो क्वेश्चन में होगी। अगर वो क्वेश्चन में होगी तो आपने सिर्फ क्या करना है? उसी जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं, उसको आपने टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। और यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज कौन सी होगी? अकाउंटिंग होगी। और अगर अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको जर्नल एंट्रीज पास आनी चाहिए। अगर जर्नल एंट्रीज आती हैं आपको तो आपको रूल पता होने चाहिए। सर रूल तो हमें पता है, बोलो रूल क्या है? सर हमने पढ़ा हुआ है, डेबिट द receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out, debit all the losses and expenses, credit all the incomes and gains। अच्छा ये वाले आप पढ़े हैं। तो बेटा अभी तो फिर ये तो छोटे बच्चों वाली बातें हैं। अगर आप छोटे बच्चों वाले रूल लगाओगे तो ये क्वेश्चंस तो आपसे नहीं होंगे। तो फिर बताइए जी कि तो बड़े बच्चों वाले रूल मैंने आपको पहले भी बताए हैं। इसका मतलब है कि अगर तो आप इससे करेंगे तो आपका जवाब गलत है कि आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ चैप्टर में पहले भी बात करी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से अब इस बैलेंस शीट को लेकर के चलता हूं। ये मैं पुराना ओल्ड फॉर्मेट है, ध्यान रखना जरा, क्योंकि अभी आप ओल्ड फॉर्मेट से ही मैं आपको नए फॉर्मेट की तरफ को लेकर चलूंगा, क्योंकि नया फॉर्मेट भी अब आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं ओल्ड फॉर्मेट से आपको जल्दी समझ आएगा क्योंकि ज्यादा साल आपने ओल्ड फॉर्मेट पढ़ा है। ये बैलेंस शीट है। यहाँ पे आपके पास क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं, लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ये देखिए अब आपके पास ये जो बैलेंस शीट है, ये देखिए ये एसेट्स हैं, ये लॉसेस हैं, ये एक्सपेंसेस हैं। एक तरह से 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। तो अब देखिए अगर एसेट आपकी इंक्रीज होती है तो मैंने एरो यूं लगाया, इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और अगर ये एसेट्स लॉसेस एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं तो डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सर ये तो हमने पढ़ा है, 3-5 अमेरिकन अप्रोच पढ़ी है, बस वही बात है। उस तरह से अगर आप लाइबिलिटी और यहाँ पे आपकी कैपिटल होती है, इक्विटी होती है, तो अगर ये लाइबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, और अगर ये डिक्रीज करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो ये हमारे पास 5 रूल एक तरह से आ जाते हैं। तो एसेट लॉसेस एक्सपेंसेस इंक्रीज, इट मींस यू हैव टू डेबिट इट। अगर ये डिक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं, और अगर लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट। देखो ये एरो मैंने ऊपर लगाया,
और ये अगर फिर भी ना समझ आए आपको तो मैं फिर एक और चीज बता देता हूं। अब मान लीजिए कि ये कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट आपका कौन सा होता है? एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस है वो किस साइड आता है? सर डेबिट साइड में आता है। ये जो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अगर ये डेबिट बैलेंस आपका बढ़ता है तो इसको हम, देखिए क्या हुआ, अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। ये देखिए प्लस और माइनस मैंने लगा दिया। अब ये इस साइड का मैंने एक अकाउंट डेमोस्ट्रेट किया। अब इधर से आ जाइए। अब मान लो बैंक लोन है। बैंक लोन कौन सा है? लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी अगर ओपनिंग बैलेंस होता है सर उसको तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम कैसे लिखते हैं? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो उस केस में क्या होगा? अगर ये इंक्रीज करता है तो हम इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो यही तो बात करी मैंने। ये देखिए क्रेडिट, इंक्रीज, डेबिट, ये देखिए डिक्रीज। यहां पे आपका डेबिट क्या हो गया जी? इंक्रीज, ये देखिए, और क्रेडिट आपका डिक्रीज कर गया। तो यहां से अगर समझना है तो बैलेंस की तरफ से देख लीजिएगा कि क्या करना है। ठीक है, जिस साइड में आपने बढ़ाना है, जिस साइड में वो है उसके अकॉर्डिंगली वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अच्छा, अब मुझे लगता है कि यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है। ओके, अगर तो इसका मतलब है कि अब आप बिल्कुल तैयार हो गए, क्योंकि अब आपको अकाउंटिंग जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपने। जर्नल एंट्रीज कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी है? सर ये जो स्कीम है जो किसने तैयार की है? कंसल्टेंट ने तैयार की है। किसके साथ बैठकर? इसके साथ बैठ करके। तो अब बताइए कि आप क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे? सर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो काम तो कौन करेगा? कंसल्टेंट करेगा। अगर कंसल्टेंट करेगा तो कंसल्टेंट ने सारा काम कर रखा हुआ है, और वो आपके पास कैसे, किस फॉर्म में आएगा? क्वेश्चन फॉर्म में आएगा। और क्वेश्चन फॉर्म में अगर जो लैंग्वेज में दे रखी है उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। और जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग के रूल एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स आने चाहिए, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। सर वो उसका भी हमने रिवीजन कर लिया, तो ये छोटे बच्चे वाले रूल जो है वहां पे अप्लाई नहीं होंगे। तो अगर ये अप्लाई नहीं होंगे तो फिर आप बताइए कि अब इस कंसेप्ट को हम इजी लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं, जिसको हम जर्नल एंट्री फॉर्म में करेंगे। तो ये बातें अब आपके सामने आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम ऐसा करेंगे, जो थ्योरेटिकल जो जर्नल एंट्रीज एक लेमैन की लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं उसको पहले हम सिंप्लीफाई करके ही अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी के बेस के ऊपर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये मैं दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको कि ओल्ड फॉर्मेट ले रहा हूं, फिर नए फॉर्मेट से भी काम करेंगे आप उसके साथ। मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 8 लाख रुपीस, बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस, फर्नीचर है 4 लाख का, डेटर्स है 2,40,000, कैश है 1,60,000, गुडविल है 5 लाख रुपीस, प्रॉफिट एंड लॉस है 2,40,000, डिस्काउंट ऑन शेयर्स है 1,60,000, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप 6 lakh, preference share capital of ₹10 each fully paid up, that is 4 lakh rupees. जनरल रिजर्व्स हैं 3 लाख रुपीस के, 16% बैंक लोन है 5 लाख, ये स्टोरी पता है आपको सारी। 18% डिवेंचर्स 8 लाख है, क्रेडिटर्स आपके 4 लाख हैं, बिल्स पेबल आपका 5 लाख है, टोटल आपका ये भी 35 लाख रुपीस, ये 35। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कंसल्टेंट ने क्या किया, एक रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम तैयार की। तो वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने एक कंसल्टेंट ने क्योंकि यहाँ देख लिया उन्होंने कि ये जो बैलेंस शीट है या फॉल्टी है, इसमें विंडो ड्रेसिंग है, तो उन्होंने क्या किया कि हम एक एक पॉइंट लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वर मेड। अब आपको क्लियर हो गया कि एग्रीमेंट्स किसने किए? कंसल्टेंट ने। आप क्या देखेंगे? कंपनी की तरफ से, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, अब आप कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, स्कीम वहां से तैयार है। इसलिए रिकंस्ट्रक्शन आपको तो इजी है, आपने नहीं निगोशिएशंस करनी है जाकर के, निगोशिएशन सब कुछ कर रखी है, बस आपको एक स्कीम थ्योरेटिकली ऐसे दे रखी होगी। तो जैसे पहला है कि द एसेट्स वर वैल्यूड एज अंडर। ये देखिए एसेट्स की जो वैल्यू की रखी है वो क्या है कि जो मशीनरी 8 लाख रुपए की थी वो 560 की, फर्नीचर 240 का जो 4 लाख का था, बिल्डिंग 11 लाख रुपए की। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, जो कि पहले 10 लाख रुपए की थी। अब हम ऐसा करते हैं कि एक एक पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये तो स्कीम बहुत लंबी चौड़ी है, तो हम एक एक पॉइंट को लेकर के एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है जी बात? ओके, तो ये हमारी बैलेंस शीट है।
और इसमें हमारे पास पहला पॉइंट आ गया ये एसेट साइड का, जिसमें इसको वैल्यूएशन की गई है। अब आपको क्या करना है, उसको अकाउंटिंग फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। बात क्लियर है जी यहां तक? ओके, तो अब आपने ये भी देख लिया और इसके बाद हम ये आ जाइएगा, अब हम यहां पे बात करेंगे। देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा डमी अकाउंट और जिसका नाम होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बैलेंस शीट में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था, लेकिन यहां पे होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो डमी अकाउंट है, जितने भी घाटे और फायदे होंगे रिकंस्ट्रक्शन के टाइम में, वो सारे जो है वो यहां पे डाले जाएंगे। ओनली प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर रिकॉर्डेड, बाकी कोई चीज यहां पे रिकॉर्ड नहीं की जाती है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि अगर जैसे मान लीजिए कि यहां पे ये जो बैलेंस शीट है उसने सिर्फ कुछ एक एसेट्स को वो रीवैल्यू किया है, अगर कुछ एक ऐसी एसेट्स हैं जो नहीं लिखी गई हैं, अगर नहीं लिखी गई हैं तो समझ लीजिए कि उसको आपने किसके ऊपर लेना है, बुक वैल्यू के ऊपर ले लेना है। ठीक है, बुक वैल्यू के ऊपर अगर कोई चेंज नहीं है तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है जी, ओके। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया जी, कौन सा नया अकाउंट आएगा, डमी अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्या जाएगा, सिर्फ जो आपको रिकंस्ट्रक्ट जो स्कीम में अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो आज ही का जी पहला पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए, जो मशीन थी, मैंने ये एंट्री जो है कंबाइंड हो सकती है, लेकिन मैं अभी आपको एक बिल्कुल एक लेमैन समझ रहा हूं एक, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक एक करके करूंगा। बाद में जब आप एक्सपर्ट प्रोफेशनल हो जाएंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब सीख जाएंगे तो आप चाहे कंबाइंड एंट्री पास करो। तो पहला पॉइंट क्या था जी कि मशीनरी जो है वो देखिए, यहां मशीनरी कितने की है, 8 लाख रुपए की, और यहां पे वैल्यू उसकी आज कितनी हो गई, 5,60,000 रुपए। ठीक है जी, अच्छा, अगर 5,60,000 रुपए हो गई है तो उस केस में क्या होगा, बताओ जी, वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, बोलो जी, वैल्यू क्या हुई है, वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। अगर वैल्यू कम हुई है तो आपको मैंने एक रूल बताया था, और वो रूल क्या था जी, ये था। अब बताओ मुझे एसेट्स क्या हो रही हैं, बोलो एसेट्स क्या हो रही हैं, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा जी। ठीक है जी, तो क्रेडिट कर दिया जी हमने। तो क्या हुआ, 8 लाख रुपए की, ये देख लीजिएगा, ये जो 8 लाख रुपए की आपकी मशीन थी, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5,60 हो गई। 240 से उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अगर कम हो गई है तो उस केस में ये लो जी, मैं थोड़ा सा और आपके यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ सारे पॉइंट्स। तो जी मशीनरी अकाउंट आपको क्लियर लग गया पता जी कि मैंने इसको क्रेडिट क्यों किया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये नुकसान हो रहा है इसलिए इसको कहाँ चला जाएगा, ये नया अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, कितने से, 2,40,000। तो हमारी एंट्री तैयार हो गई जी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अच्छा आ जाइए जी अब फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है जी 4 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फर्नीचर की वैल्यू हमें कितनी रीवैल्यू करके दी है, 2,40,000 रुपए। हमें दोबारा से नुकसान हो गया, तो इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, कितने से, 1,60 से। 1,60 से तो मुझे फर्नीचर अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सर क्रेडिट कर दिया जी, तो कोरस्पॉन्डिंग उसके डेबिट किसको करना पड़ेगा, मैंने बताया आपको यहाँ भी लॉस हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉसेज रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, दैट इज 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा थर्ड उसमें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मशीनरी हो गई, उसके बाद हमारा फर्नीचर हो गया, अब हमारी बिल्डिंग आती है। बिल्डिंग जो है यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए की, लेकिन हो सकता है ये एप्रिशिएट हो गई और इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 11 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का हमें फायदा हो रहा है, तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, अब आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करना पड़ता है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। सर अगर डेबिट करना पड़ता है तो ये लो जी, बिल्डिंग अकाउंट कितना हो गया, 1 लाख रुपीज का, फायदा कितना हो गया, 1 लाख रुपए का। तो कौन से अकाउंट में गया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला गया। इस तरह से क्या हो गया जी, तो एंट्री क्या बन गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, 1 लाख रुपीज। ओके, अब उसके बाद देखिए कि और तो ये कुछ नहीं बोल रहा है एसेट्स के बारे में, अगर नहीं बोल रहा है तो अब हम इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे
कि ये मशीनरी खत्म हो गई, बिल्डिंग खत्म हो गई, फर्नीचर खत्म हो गया। अच्छा, डेटर्स हैं हमारे पास कितने से 2,40,000। इसका मतलब हमारे इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया है। अगर नहीं कुछ बोला गया है, इसका मतलब है कि 2,40,000 है तो 2,40,000 ही रहेंगे। ना हमें फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में इसको नहीं लेके जाएंगे। उस तरह से कैश के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो कैश की वैल्यू भी एज इट इज रहेगी, इसलिए भी इसकी भी एंट्री नहीं होगी। अच्छा, अब आप देखिए कि एक 5 साल में अपने देखा कि पिछले एक पैसा नहीं कमाया, लॉस हो रहा था, और ये गुडविल दिखा रहा है 5 लाख रुपए का। अब देखिए ये लॉसेस बता रहा है 2,40,000 रुपए के। उसके बाद आपके डिस्काउंट ऑन शेयर्स बता रहा है 1,60,000 रुपीज के। ठीक है, तो अब आपको यहां पे ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए यहां पे जितनी भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अब इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आती हैं, जैसे आपके गुडविल है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि ये जो गुडविल अकाउंट है ये सब खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू है नहीं है। अगर इनकी वैल्यू नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं तो लोग कट लेते हैं। तो देखिए अब हमने गुडविल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से, 5 लाख का है, 5 लाख से कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000 से डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट ऑन शेयर्स 1,60,000 क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। तो ये लो जी, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गए। अगर ये चीजें हमारी खत्म हो गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसको डेबिट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये लॉस हो गया। तो कितने से हो गया जी, 2, 7, 8, 9। तो ये बन गया मेरा 9 लाख रुपए से, अगर एलिजिबल नहीं। तो इससे हमें एक नया नोट सामने आया, क्या कि ये देखिए नोट ये आया कि जितनी भी ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, दैट इज गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड ऑल लॉसेस ऑब्लिक एक्सपेंसेस अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, ये देखिए जैसे यहां पे हो रहे थे बैलेंस शीट में, अपियरिंग इन द बैलेंस शैल बी रिटर्न ऑफ थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। किया जी हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट थ्रू रिकंस्ट्रक्शन, वेदर मेंशन इन क्वेश्चन और नॉट। जैसे अब आपको देखो ये था ना क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन हो चाहे ना हो, आपने उनको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको दे दिया। अगर नोट आपने दे दिया है तो फिर हमारी ये जो एंट्री है, ये एंट्री कहां से आई, चाहे वो क्वेश्चन में हो चाहे ना हो, तो इसको गांठ बांध लीजिएगा। जितने भी इंटेंजिबल, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जितने भी आपके लॉसेस हैं ये लॉसेस हैं, और जितने भी आपके पास ये कौन सी हैं, इनको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो ये जो लॉसेस हैं या डिस्काउंट ऑन शेयर्स हैं, इसकी कोई वैल्यू है, मार्केट में जाओगे बेचने तो बिक जाएगा, ये नहीं बिकेगा ना। बस ये क्वेश्चन में हो चाहे ना हो, आपको इनको राइट ऑफ करना ही करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए हम, और एंट्री पास करने के बाद, पास करने के बाद अब हमारी जो एसेट्स हैं उनकी रीवैल्यू हो गई। अच्छा, अब देखो रीवैल्यू हो करके हुआ क्या सर, ये हुआ पहले एसेट्स कितने की थी, 35 लाख रुपए की। अब मेरी एसेट्स कितने की बच गई, 23 लाख रुपए की। भाई अगर 23 लाख रुपए की एसेट्स हैं और लाइबिलिटी 35 लाख रुपए की है, तब तो आपको लॉसेस और होते रहेंगे। इसका मतलब आपको लाइबिलिटीज भी कहां तक लानी पड़ेंगी, 23 लाख तक लानी पड़ेंगी ना, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी कि नहीं करेगी। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि अब हमें इन सब से क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं, कंसल्टेंट के द्वारा जो कर रखा है स्कीम में, उसके बारे में हमें यहां जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं अब आपको, अब ये क्लियर हो गया जी, कितनी जो 35 लाख की एसेट्स थी एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, 23 लाख। और 23 लाख के लिए हमें ये लाइबिलिटीज भी हमें कम करनी पड़ेंगी। तो लाइबिलिटीज कैसे कम होंगी, बस ये कंसेप्ट अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी बात, ओके। अब आ जाइए आप बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में अगर ये साइड तो हमारी खत्म हो गई, और ये जो है अब हमारी जो एसेट्स हैं वो कितने की, 23 लाख रुपए की, और हमें इसको किस में लाना है, 23 लाख रुपए तक लाना है। अब आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत अच्छी बात है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए के, जनरल रिजर्व 3 लाख रुपए। आप बताओ मुझे, आप इतने बड़े बच्चे बन चुके हैं, जिसने एक भी पैसा प्रॉफिट का नहीं कमाया, उसके पास रिजर्व कहां से आ गए बताओ। रिजर्व किससे निकलते हैं, प्रॉफिट से निकलते हैं ना, जो पैसा बच जाता है। और आपने देख लिया, इसकी स्टोरी सुनी कि पिछले 5 सालों से क्या हुआ है, लॉस बियरिंग कंपनी है। अगर लॉस बियरिंग कंपनी है तो वो रिजर्व कहां से क्रिएट हुए,
नहीं हो सकते ना। इसका मतलब अकाउंट्स में क्या कर रखी है, मैनिपुलेशन कर रखी है। अगर मैनिपुलेशन कर रखी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा ना रिजर्व्स। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये पता है, ये लाइबिलिटीज और कैपिटल अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो रिजर्व्स को हम क्या करेंगे, बोलो, रिजर्व को तो सर खत्म करेंगे। खत्म करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा। लो जी, तो कितने कहते हैं, कितने के हैं जी हमारे जनरल रिजर्व, ये देखिए 3 लाख रुपए के हैं। तो क्या हो गया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि खत्म करने पड़ेंगे, नुकसान हो रहा है तो कहां जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। कितने से, 3 लाख रुपए से। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि नोट नंबर 2 मेरे पास एक और आ गया। वो क्या बोलता है, कहता ऑल रिजर्व्स अपियरिंग इन बैलेंस शीट। कौन कौन से, जैसे जनरल रिजर्व, ये देखिए ये जनरल रिजर्व, या फिर क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता, क्योंकि यहां पर लॉस है, अगर इनकम होती तो यहां होता, जिसको कि आप नए फॉर्मेट में हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। उसके बाद कैपिटल रिजर्व एटसेट्रा, जो भी रिजर्व्स हैं, शुड बी रिटर्न ऑफ थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये देखो जी, ये कर दिया मैंने, थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, वेदर मेंशन इन क्वेश्चन और नॉट। क्वेश्चन में ये मेंशन हो चाहे ना हो। तो देखिए अब यहां पे मुझे बताइए कि कहां क्वेश्चन में मेंशन है रिजर्व वगैरह का, कुछ नहीं है ना। अगर नहीं है तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, इस नोट के अकॉर्डिंगली इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर खत्म कर दिया तो ये देखिए अब हमारे पास क्या पोजीशन आनी शुरू हो जाएगी। कितने की एसेट्स आ गई जी, अब हमारे पास 23 लाख रुपए की। अभी हमारी लाइबिलिटीज कितनी खड़ी हैं, 35 लाख रुपए की। 35 लाख में से मैंने 3 लाख रुपए के जनरल रिजर्व खत्म कर दिए, खत्म कर दी, तो अब मेरे पास लाइबिलिटी कितनी बच गई, 32 लाख रुपए। ठीक है, ओके, तो एक एक जो है हमारे पास यहां पे ये चीज खत्म हो गई। ओके, अब आ जाइएगा नेक्स्ट वन में। नेक्स्ट में उसने क्या कहा हमें, वो कहता है, ये देखिए आज ये क्वेश्चन में, अब मैं ये पहला पॉइंट क्लियर है जी। दूसरा पॉइंट बोल रहा है जो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, कहता है इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन रिड्यूस टू 8%। अब इसका मतलब है हमें अब नेगोशिएशन करनी है। किसने की है नेगोशिएशंस, कंसल्टेंट ने। किसके साथ करेंगे, कंपनी के साथ। आपको पता है कि जब नेगोशिएशन करते हैं ना, तो कई बार हम रेट की नेगोशिएशन, जैसे यहाँ पे रेट की कमी, कई बार हम अमाउंट की कर देते हैं। आपको याद होगा सत्यम कंप्यूटर करके जो है कंपनी थी, वो बहुत बड़ी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। उसके पास ऊपर जो है वो 54,000 करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज था, और उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे, सॉरी कोई 54,000 एम्प्लॉयज काम करते थे, बहुत सारे करोड़ों का कर्जदार हो चुका था। लेकिन गवर्नमेंट ने उस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट किया कि और नहीं होगा तो 54,000 एम्प्लॉय को तो बचा लो, और हर आदमी के ऊपर जो है वो कर्ज है। लेकिन आज जो है वो जब गवर्नमेंट ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया तो आज वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो सबके सब जो है वो बच चुके हैं, एम्प्लॉयज भी बच गए, जो क्रेडिटर्स थे वो भी बच गए, उनका भी। तो इस तरह से क्या है कि उसमें हमने, क्योंकि एक आदमी से नहीं कमाया जाता, बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे होकर के जब किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो लोग जो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर रहे हैं, हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं। अब नेगोशिएशंस में उसने हमें क्या बोला जी कि जी इंटरेस्ट रेट जो बैंक लोन रिड्यूस टू 8%, यानी कि ये देखिए जो बैंक लोन हमारा 16% का जो बैंक लोन था उसमें वो मान गया कि अब हम 8%। देखो और तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर से फर्क पड़ेगा। वो बोलेगा देखिए यार 16% से तूने इस कंपनी के तो खून चूस लिया, अब तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर, इसका 8%, बहुत कमाई कर ली तूने। तो अब मान लीजिए कि जैसे कंपनी में कहा है कि वो तैयार हो चुका है। अब देखिए जब कोई ऐसी चीज कोई तैयार हो जाती है तो उस केस में जब नेगोशिएशंस हो जाती हैं तो 16% से उसका कितना कर दिया जी, 8% कर दिया। अगर 8% कर दिया तो वो मान गया कि ठीक है जी अब मैंने जो कमाई करनी थी वो कर दी। ओके, तो अब देखिए ये मान लीजिए कि ये 16% का पहले बैंक लोन था। ठीक है, अब क्या होगा, इस बैंक लोन को हम क्या कर देंगे, फाड़ देंगे। ठीक है, अगर फाड़ देंगे तो क्या होगा, नया बैंक लोन आ जाएगा। कितने परसेंट से, 8% से।
तो जो फाड़ देंगे इसका मतलब है पहले हम इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे ना। जब खत्म करेंगे तो ये कौन सा बैलेंस बताता है, क्रेडिट बैलेंस बताता है। 16% बैंक लोन जो है हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री बोलो जी, क्या एंट्री हो जाएगी सर? एंट्री जो है वो बैंक लोन की जो 5 लाख रुपए आपने 16% बैंक लोन की बताई थी वो पहले खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो 16% बैंक लोन अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, नया नया बैंक लोन, नया एग्रीमेंट कितने से, 8% से। हाँ तो अब 8% से मेरे पास एक नया लोन आ जाएगा। तो जब नया आएगा तो वो क्रेडिट होगा। तो टू 8% बैंक लोन अकाउंट, लो जी 5 लाख रुपए। ना कोई फायदा हुआ, कोई नुकसान हुआ, सिर्फ क्या बदला हमने, नाम बदल दिया उसका। और नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, जो लोन है उस लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा, अब वो 8% देना पड़ेगा, 16 नहीं देगा। तो पैसा बचत होगी, इकोनॉमी होगी, कब होगी, बाद में होगी। ठीक है जी, यहां तक ओके सर, ये भी बात जो है वो क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए उसके बाद उन्होंने क्या किया। अब किसकी बारी आ गई, डिवेंचर होल्डर्स की बारी आ गई। बैंक लोन वालों से नेगोशिएशन हो गई, जनरल रिजर्व वालों को हमने खत्म कर दिया। अब बोल रहा है 18% डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू 10% डिवेंचर्स एंड देयर क्लेम वाज आल्सो रिड्यूस्ड बाय 5 लाख रुपीस। देखो दोनों बातों की नेगोशिएशन हुई। एक तो उसने बोला कि भाई 18% जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, भैया आप भी जरा थोड़ा सा इस कंपनी को अब मत चूसो, इसका खून मत चूसो, अब आप 18% डिवेंचर की इंटरेस्ट मत लो, अब आपको 10% लेना पड़ेगा। वो मान गए। और साथ में उन्होंने ये भी मान लिया कि मैं अब उनके ऊपर जो क्लेम है वो क्लेम जो है मेरा 5 लाख रुपए तक ही रखूंगा। अदरवाइज पहले क्या था, क्लेम 8 लाख रुपए का था। अब उन्होंने अपना क्लेम के कम कर दिया ना, 3 लाख रुपए के हम नहीं लेंगे उसको। ठीक है, अगर वो नहीं लेंगे तो अब इसमें इस केस में क्या होगा जी, इंटरेस्ट रेट की मैंने आपसे बात कर दी। ओके, अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा देखो भाई इसका मतलब है कि यहां डिवेंचर होल्डर्स ने 2 कुर्बानियां दी। कौन सी, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जो बाद की बात है, और इमीडिएटली उन्होंने कहा कि हम 8 लाख की जगह अब आप कितना लेंगे, सिर्फ कितना लेंगे जी, 5 लाख रुपए देंगे। ओके, अब बताओ ये जो पुराने डिवेंचर्स थे वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के थे जी सर, 18% के थे। अगर 18% के थे तो उन्होंने क्या बोला, खत्म करो इस एग्रीमेंट को, ये लो जी मैंने फाड़ दिया। अगर मैं फाड़ दूंगा तो इसका मतलब वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो वो कौन सा बैलेंस बताता है बताओ सर, क्रेडिट बैलेंस बताता है। अगर क्रेडिट बैलेंस बताता तो 18% डिवेंचर को खत्म करने के लिए मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि मैंने फाड़ दिया ना उसको। अब मेरे पास कौन सा डिवेंचर आएगा, नया एग्रीमेंट आएगा। नया एग्रीमेंट आएगा तो ये नया आ गया जी मेरे पास, ये देखो। और उस डिवेंचर के ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, 10%। तो अब मेरे पास 10% के डिवेंचर्स आ गए, इसका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो नया आ गया तो नए में उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करना पड़ेगा तो लो टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। लेकिन क्या हुआ, 2 कुर्बानियां दी थी, एक तो रेट कम हो गया, दूसरा पहले कितने का क्लेम था, 8 लाख रुपए, अब उन्होंने क्लेम कितने का कर दिया, उन्होंने रिड्यूस टू 5 लाख रुपीज से कम कर दिया। तो 10% डिवेंचर अब कितने के रह गए, 3 लाख रुपए के। बाकी उन्होंने क्या कर दिया, ये देखिए उन्होंने बोला कि 18% डिवेंचर 10% एंड देयर क्लेम वाज आल्सो रिड्यूस्ड बाय 5 लाख रुपीज। 8 लाख से कितना रह गया, 3 लाख रुपए। और बाकी 5 लाख रुपए का हमें क्या हो गया जी, फायदा हो गया। अगर फायदा हो गया तो किसके थ्रू करते हैं जी, हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम इससे पहले हम कहां तक पहुंचे थे, 32 लाख रुपए के। अब 5 लाख रुपए से डिवेंचर होल्डर भी मान गए, तो 5 लाख से डिवेंचर होल्डर भी हमारे काम हो गए। अब मेरी लाइबिलिटी कितनी रह गई, 27 लाख रुपए की, जबकि एसेट्स कितनी है, 23 लाख रुपए की। चलो देखते हैं, नेगोशिएशन हम हमारी चल रही हैं यहां पे भी। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ, जनरल रिजर्व से भी हो गया, बैंक इनसे भी नेगोशिएशन होगी, इनसे भी नेगोशिएशन होगी। अब हम कहां जा रहे हैं, क्रेडिटर्स के पास। अब देखते हैं कि क्रेडिटर्स क्या करता है। क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो कंसल्टेंट ने क्या किया होगा। कहता है क्रेडिटर्स, नेक्स्ट है, क्रेडिटर्स आर आल्सो एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय ₹3 लाख रुपीज। इसका क्रेडिटर्स भी मान गए कि मैम हमारा जो क्लेम है अब उसको भी आप 3 लाख रुपए तक ले आओ। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने हैं, 4 लाख रुपए के, वहां कितने हैं, 3 लाख रुपए के। अब बताओ क्रेडिटर्स कोई कागज होता है जिसको फाड़ दिया हमने, सर नहीं होता। अगर क्रेडिटर्स कागज नहीं होता, वो तो इंसान होता है, तो इंसान को थोड़ी फाड़ सकते हैं, लेकिन उसका क्लेम जो है वो हम कर्ज तो कम कर सकते हैं ना। तो इससे हमें फायदा हो रहा है। अच्छा, अगर जो फायदा है तो सिर्फ हम उसी को रिकॉर्ड करें।
तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम क्रेडिटर्स आर आल्सो एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाई 3 लाख रुपीस। लो जी, तो 3 लाख रुपए से उन्होंने कम करना शुरू कर दिया, तो हमें क्या हो गया जी, फायदा हो गया। तो अब हम क्रेडिटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हम कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और जो फायदा हो रहा है वो किसके थ्रू कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, दैट इज ऑफ रुपीज 3 लाख रुपीज। लो जी, अब हमारे पास हम कहां पहुंचे थे जी, ये 27 लाख रुपए तक आ गए थे। अब क्रेडिटर्स ने भी मना कर दिया कि हम इतना क्लेम नहीं लेंगे, तो अब 3 लाख रुपए और माइनस कर दिया। अब हमारे पास कितनी की लाइबिलिटीज बच गई सर, 24 लाख की। एसेट्स 23 लाख रुपए की हैं। अभी हमारे पास 1 लाख रुपए की नेगोशिएशंस और करनी पड़ेंगी। ओके, अब हमारे पास क्या है कि अब आता है हमारे पास कंसेप्ट नंबर 5। अब अगर मैं दोबारा से बैलेंस शीट की तरफ देखूं, तो बैलेंस शीट में देखिए, अब हमारे पास ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये हो गया, लेकिन ये आइटम जो है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो बिल्स पेबल आर एग्रीड टू कंटिन्यू बिजनेस ऑन द एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्वेश्चन अगर नहीं भी बोल रहा है, ये लिखा हुआ है कि बिल्स पेबल एग्री टू कंटिन्यू बिजनेस ऑन एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। आ गया जी, यहां पे अब लिखा गया है, तो अब आप बोलेंगे कि एंट्री पास करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नो एंट्री। वहां आप क्या लिखेंगे, नो एंट्री। क्यों लिखा हमने नो एंट्री, क्योंकि उसने बोला कि हम सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है वो अब काम करेंगे। अगर सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर काम करेंगे तो हमने कोई फायदा नुकसान नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेम अमाउंट के ऊपर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, यहां तक ओके। अब इसके बाद क्या है कि जो अगला कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जो एग्जामिनर है ना, वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है और आपको समझता है कि आप में अभी तक इंटेलिजेंस नहीं है, और बस आगे वाले कंसेप्ट में ही आपको वो घुमा के रख देता है, और यहीं से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आपने नहीं घूमना है, वो मैं आप सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करूंगा। देखिए, और ये जो कंसेप्ट हैं जिसको हम अल्टीमेट कंसेप्ट भी बोलते हैं, अल्टीमेट कंसेप्ट हैं, इसी में से आपके पॉइंट्स निकलने शुरू हो जाएंगे और आप उन पॉइंट से आप कभी नहीं घबराओगे। देखिए इसमें क्या बोला गया, पॉइंट 1 बोला गया कि द फेस वैल्यू। अब हम बैलेंस शीट में कहां रह गए, हम कहां चले गए, देखिए अभी हमारे 1 लाख रुपए का गैप था, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है। तो अब हम कहां जा रहे हैं, मालिक के पास जा रहे हैं, बड़े मालिक और छोटे मालिक के पास जा रहे हैं, और उनके साथ भी नेगोशिएशन कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें के साथ क्या हुआ, कहता फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹1 पर शेयर। ठीक है, और नीचे वाले पॉइंट में देखिए, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹1 पर शेयर। तो यहां फेस वैल्यू है, यहां पेड अप वैल्यू है, बस इन्हीं के बीच का झगड़ा है। तो चलिए जी, इस कंसेप्ट को भी अब हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट था कि फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹1 पर शेयर। ठीक है, ओके। अब आप बताइए मुझे यहां पे कि इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी। हाँ, फेस वैल्यू के बाद मैं यहां एक कुछ बात लिखवाऊंगा आपको, वो मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूं। बताना जी मुझे, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो ₹10, कितने शेयर्स हैं, फुली पेड अप है, ये फुली पेड अप है। ओके, ये ₹10 फेस वैल्यू आप समझते हैं, कितने शेयर हो गए जी, 60,000 शेयर्स हो गए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो अब आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे सर, इसकी एंट्री वैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जहां पे फेस वैल्यू लिखा हो, और फेस वैल्यू जो है वो हिंदी के किससे चलता है, फ से, और फ से क्या होता है, फाड़ना। तो जैसे हमने वहां पे फाड़ने वाली एंट्री की थी, वैसी ही एंट्री यहां पे होगी। ठीक है, ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल, जो पुरानी वाली इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो खत्म कर हो जाएगी। तो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फेस वैल्यू कितना है, ₹10। तो 60,000 @ 10 हो गया, कितना हो गया, 6 लाख रुपए। अब हमारे पास जो नया आया वो कौन सा आ गया, नया @ 9। इसका मतलब है कि अब कंपनी जो है इन इक्विटी शेयर होल्डर से ₹1 कभी भी मांग सकती है, ये बात हुई।
तो अब उसने 1 रुपए से फेस वैल्यू कम की है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया जी, 60,000 इंटू 9 इक्वल टू 5,40,000। इसका मतलब कितने का फायदा हो गया जी, 60,000 का। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 60,000 से हमें फायदा हो गया, 60,000 का फायदा हुआ। अगर 60,000 का फायदा हुआ तो हमारी जो लाइबिलिटी थी वो पहले कितनी थी, 24। 60,000 हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल ने बियर करनी शुरू कर दी, तो अब कितनी रह गई, 23,40,000 रुपए। ओके, अच्छा, अब हमारे पास आगे क्या लिखा है, पेड अप। ये था जी क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या था, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹1 पर शेयर। अब हमारे पास आ गया पेड अप वैल्यू। अब यहां पे भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप है। ये 10 रुपए तो फुली पेड अप है। ओके, अगर फुली पेड अप है तो कितने शेयर, 4 लाख रुपीज की कैपिटल है, कितने शेयर हैं, 40,000। तो अब हम इसको पहले क्या करेंगे, अब आप बताओ कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसकी एंट्री कैसी करेंगे। सर इसकी एंट्री ऐसी करेंगे जैसे क्रेडिटर्स की करेंगे। वो कैसे, क्योंकि सर पेड अप कैपिटल है तो पी जो है वो हिंदी के प से होता है, फ से नहीं होता। अगर फ से नहीं होता तो यहाँ फाड़ना वर्ड नहीं आएगा। अगर फाड़ना नहीं है तो इस केस में क्या है कि जो हमें फायदा और नुकसान होगा क्रेडिटर्स की तरफ, सिर्फ उसी तरह हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। बिल्कुल सही बोला। तो अब हमें यहाँ पे 1 रुपए से हमने क्या किया है, कैपिटल को कम किया है, कितनी, पेड अप कैपिटल को कम किया है, तो हमें 40,000 का फायदा होगा। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो उसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था, और फायदा कितने का हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट दैट इज ओनली ऑफ 40,000 रुपीज। क्योंकि यहाँ पे हम इसकी तरह जो है वो शेयर को फाड़ नहीं सकते। ठीक है जी, ये फॉरवर्ड है और ये पी प से होता है, इसलिए अब आपने ध्यान रखना, जहां फेस वैल्यू होगी वहां पे आपने एंट्री कैसे करनी है, जहां पेड वैल्यू होगी वहां एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे जो है वो उल्टा कर देते हैं। तो ये भी 40,000 रुपए का हमें क्या हो गया जी, फायदा हो गया। अगर फायदा हो गया तो आ जाइए देखते हैं। तो यहां पहुंच गए जी हम 23,24,000, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर भी वो मान गए, नेगोशिएशन करी कितने से, 40,000 का फायदा, तो कितनी होगी, 23 लाख। अब एसेट्स हमारी कितने थी, 23 लाख। अब लाइबिलिटीज भी हमारी उसके अगेंस्ट कितना क्लेम हो गया, 23 लाख का क्लेम हो गया। और ये 23 लाख का क्लेम कहां से आया, ये देखो 23 रुपए की फेयर वैल्यूएशन करी थी, और इन पार्टी के साथ हमने क्या किया, नेगोशिएशन करी, नेगोशिएशन करके 35 लाख को कहां पहुंचा दिया हमने, 23 लाख पे पहुंचा दिया। अगर 23 लाख पे पहुंचा दिया तो बताइए अब एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज के बराबर हुई या नहीं हुई। बिल्कुल सर, ये एंट्री जो है वो तो अब यहां पे क्या करता है कि एग्जामिनर जो है आपके साथ गेम खेलता है, और वो क्या होता है गेम, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब जैसे मान लो इसकी जगह पे ये भी लिख सकता है कि ईच इक्विटी शेयर reduced to ₹9 पर शेयर। ठीक है, और यहां पे वो क्या बोलेगा, ईच प्रेफरेंस शेयर reduced by ₹1 पर शेयर। सर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अभी तो डिफरेंस बताते हैं। यहां क्या लिखा है, 2 है, यहां लिखा है बाय, यहां से पता चल जाता है। डिफरेंस क्लियर हो गया जी आपके पास। ओके, अगर डिफरेंस क्लियर है तो आपने ध्यान रखना, जहां वर्ड 2 होगा इसका मतलब है कि उसकी क्या कम की है, फेस वैल्यू। अगर मान लो यहां पे नहीं दे रखा है आपको तो क्या होगा, फेस वैल्यू। और अगर मान लीजिए वहां लिखा है बाय तो इसका मतलब है कि क्या काम हुआ है, पेड अप वैल्यू काम की। और अगर फेस वैल्यू है तो फाड़ने वाली एंट्री आपको पता है, और अगर पी है तो प जो है वो फाड़ने का वर्ड से नहीं है, तो क्रेडिटर्स की तरह एंट्री यहां पे होगी। तो तभी मैंने बताया ना कि स्टूडेंट जो है वो उल्टी एंट्री कर देता है, तो इसलिए मैंने आपको हिंट बता दिया एक लेमैन की जगह से, क्योंकि भाई यहां पे तो कागज की वैल्यू है ना, और कागज की वैल्यू को फेस और चेंज इन फेस वैल्यू 10 वाला फाड़ करके नया कागज दे दिया, नया शेयर दे दिया, जिसकी वैल्यू अब कितने हैं, 9 रुपीज है। ठीक है, लेकिन यहां पे तो नहीं आ सकता, यहां तो बैंक लोन की तरह ही होगा। ठीक है, तो यहां हम फाड़ नहीं सकते, तो हाँ 1 रुपए है वो आप बाद में ले सकते हैं।
यहां तक बात क्लियर है जी। तो ये एक मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में आपको फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू की थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस करी। अब मान लो कि कल को आपको ये पूछा जाता है कि आप इसकी एक नई बैलेंस शीट भी बना दीजिएगा, तो आप ऐसा करते हैं कि आप प्रैक्टिस, मैंने कंसेप्ट जो है आपके क्लियर करने की कोशिश करी थी। तो ये मेरे पास जो था वो क्वेश्चन था, ठीक है जी, और ये क्वेश्चन था, और ये हमारे पास एक तरह से क्वेश्चन की स्कीम थी, और स्कीम को हमने एक एक कंसेप्ट में लेकर के डिस्कस करने की कोशिश करी, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया। और सिंप्लीफाई करके आपके सामने है कि सबसे पहले आपने जो फेयर वैल्यूएशन करी, फेयर वैल्यूएशन करने के बाद जो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स हैं उनको आपने खत्म किया। उसके बाद अब आपने निगोशिएशंस करी, तो यहाँ पे बैंक वाले के साथ नेगोशिएशन करी, बैंक भैया के साथ, यहाँ डिवेंचर होल्डर के साथ करी आपने, यहाँ पे आपने क्रेडिटर्स के साथ जो है नेगोशिएशन करी। फिर भी जब बच गया तो उसके बाद आप कहाँ चले गए, आप इक्विटी शेयर बड़े मालिक के पास चले गए, फिर आप छोटे मालिक के पास चले गए, और जो गेम मैंने बताया आपको एग्जामिनर खेलता है आपके साथ, वो फेस वैल्यू और पेड अप की खेलता है। और अब सबको हरा देगा लेकिन आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि अब आपको पता है कि फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू में क्या फर्क होता है, कि कौन से शेयर को फाड़ करके एक नया इशू करना होता है, और जहां फायदा और नुकसान होता है वहां पे आपका कौन सा अकाउंट चलता है जी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के थ्रू जो है हम सारी एंट्रीज करते हैं। इसकी लाइबिलिटीज भी 23 लाख रुपए की आ जाएगी। तो सारे फैट्स जो है वो खत्म कर दे, सारी बीमारियां हमने खत्म कर दी। तो बताइए अब ये लॉस मेकिंग कंपनी क्या होगी, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये मैंने अब आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसकी बात करी है, जनरल एंट्रीज की। फिर हम इसकी एक अब थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ को हम मूव करने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और इसी के ऊपर मैं आपको पहले ये एक जो बैलेंस शीट नई बनती है रिकंस्ट्रक्शन के बाद, वो बैलेंस शीट कैसी होती है वो दिखाऊंगा। फिर मैं टेक्निकल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, जो मैंने एक ले मैन की लैंग्वेज में बात करी, उसी को फिर मैं टेक्निकल फॉर्म में भी कन्वर्ट